जब तक आप ओपीडी में हैं, चलते फिरते इलाज करा लिए, तब तक आप सक्सेसफुल हैं। अगर जहां आईपीडी शिफ्ट हुए तो पैसा, मेंटल स्ट्रेस, फैमिली पे बर्डन सब पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं तो जब आप एक एक घंटे 2-2 घंटे, बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं, सर मेरी तो 7 घंटे की सीटिंग है, 8 घंटे की सीटिंग, बस 8 घंटे कंटिन्यू बैठे, एक लंच टाइम में उठे, 4 घंटे पे उठ रहे हैं। अब समझो 4 घंटे आपकी मसल्स कितनी होल्ड करेगी आपकी लोअर बैक को, और जब नहीं होल्ड कर पाई तो बस वो कंप्रेशन, न्यूरोपैथिकल पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, सियाटिक नर्व कंप्रेशन, जिसको साइटिका भी बोलते हैं, ऐसे हजारों डिजीज हैं जो कि आपको हो जाए। तो दिल्ली में मैंने देखा है, दिल्ली या मेट्रो सिटी में अर्ली 40s में ही पेशेंट्स हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इसके पेशेंट्स आने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां झड़ के गिरने लगती हैं, डिजेनरेशन चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप जो भी फूड इंटेक कर रहे हो उसमें उस लेवल का न्यूट्रिशन है ही नहीं। आजकल एक नया डॉक्टर आया है, चैट जीपीटी। हाँ बिल्कुल, अब सर्जरी तो नहीं कर सकता है लेकिन प्रोसीजर बता सकता है। आरओ में ये टीडीएस कंट्रोल करके डाल देते हैं कि भाई टोटल डिसॉल्व सॉल्ट जो रहेंगे आपके वो 80 से कम हम करके देंगे। आप क्या पी रहे हो, कौन सा मिनरल ले रहे हो? प्यास बुझाना है, गला सुखाना है तो पी लो, लेकिन आप उससे सोचो कि मैं पानी पी रहा हूँ बोतल्स के, आरओ के, जो बिस्लेरीज के घरों में आते हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। हड्डियों की तो प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। Welcome to the Ambition Prep podcast. दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि लंबी स्टडी सेशंस के बाद नेक पेन होने लगता है, या फिर घंटों तक बैठे रहने के बाद बैक पेन, बॉडी स्टिफनेस और फटीग फील होने लगता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशंस में हम अक्सर बुक्स और स्ट्रैटेजी पर इतना फोकस करने लग जाते हैं, लेकिन अपनी फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। अब competitive exams are not just a test of your knowledge, they are also a test of your physical endurance. When your body is not functioning at its peak, best concentration, productivity और consistency naturally suffer करती ही है। और इसी important लेकिन अक्सर इग्नोर किए जाने वाले एस्पेक्ट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार सिंह, एक अकम्प्लिश्ड फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, जिन्होंने रिहैबिलिटेशन और पेन मैनेजमेंट के फील्ड में अपनी इस डिस्टिंक्ट पहचान को बहुत ही सालों से मेहनत करके बनाया है। Currently, Dr. Singh is leading physiotherapy and rehabilitation department at RA Hospital as a HOD and is also associated with Ma Durga Clinic Ortho and Diagnostic Center as a consultant. अब यहां पर हम लोग सर से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। सर की डिग्रीज के बारे में बात करें तो डीपीटी, बीबीटी, पीएमएफटी, यूके एक्रेडिटेड कैनेशियो ट्रेनिंग प्रैक्टिशनर, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रिहैबिलिटेशन, ना जाने कितने सारे एक्रेडिटेशन सर के साथ जुड़े हुए हैं। अपने करियर में ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स, एथलीट्स और जनरल पॉपुलेशन के साथ उन्होंने एक्सटेंसिवली काम किया है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी और आर्मी स्कूल झांसी में उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस उन्हें रिहैबिलिटेशन के फील्ड में एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। Today we are going to talk and discuss not only sport injuries, pain management or physiotherapy, but also a question that concerns thousands of students and aspirants. How can physiotherapy actually help someone preparing for competitive examinations? क्या फिजियोथेरेपी क्या लॉन्ग स्टडी आवर्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस करने में हमारी मदद कर सकती है? क्या बेटर पोस्चर, मोबिलिटी और फिजिकल हेल्थ प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकती है? और स्टूडेंट्स अपनी डेली रूटीन में इन सारी चीजों को कैसे सिंपली ऐड ऑन कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेस कॉन्वर्सेशन. सर, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द पॉडकास्ट, एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो. सो सर, सबसे पहले we'll begin with your journey, right? हम जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी का जो प्रोफेशन के रूप में आपने ये एज अ योर करियर यू चोज, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली सर? ये मोटिवेशन, ये आपको जिज्ञासा कहाँ से हुई कि मैं इस फील्ड में एंटर करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट पे, और लोगों को बताने के लिए कि फिजियोथेरेपी और ये ऐसी सारी चीजें कैसे आगे लेके जाएं।
एंड उसके बाद हमारी डेली लाइफ रूटीन्स में डॉक्टर का उतना रोल हो या ना हो, लेकिन बेसिक लाइफ स्टाइल चेंजेस, इन सब सारी चीजों को ध्यान रखते हुए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। राइट सर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, बीपीटी, डीपीटी, डीवाईटी एंड पीएमएफआर एंड सीकेटी टेपिंग्स एंड इन सारी डिग्रीज मैंने की हुई हैं एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज। बाकी रही बात कि मैं झांसी में जब पढ़ाई कर रहा था तो एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स एथलीट था, 100 मीटर स्प्रिंट एंड जेवलिन थ्रो का मैं स्पोर्ट्स था। तो उस टाइम जब इंजरी होती थी तो हम लोग को फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता था। जैवलिन थ्रो वो नीरज चोपड़ा वाला सर? यस। तो 100 मीटर स्प्रिंट मेरा मेन था, जिसमें मैं नेशनल खेला हूँ एंड बाकी स्टेट्स का ही खेला हूँ। तो उसमें पता चला कि मुझे कि स्पोर्ट्स में या आपके इंजरीज में फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाते थे, वो पेन किलर लिखते थे या कुछ लिख के सीधे फिजियोथेरेपी के पास भेज देते थे कि लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड उसके बाद फिजियोथेरेपी। तो इस तरीके से मैं उसमें इन्वॉल्व होता गया और फिजियोथेरेपी कोर्सेज में ज्वाइन किया। राइट सर। सो सर लाइक यू नो आपने बताया कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हुए जहां से आपको मोटिवेशन मिली। यस। सो करियर की शुरुआती दिनों में आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस या रोड ब्लॉक्स आए, कौन सी ऐसी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा जिनको या जिन मुश्किलों ने या जिन चैलेंजेस ने आपको प्रोफेशनली इस रूट में शेप किया? ओके, सिंपली मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं है लाइफ में कि जो आप पूरा ना कर सको। ठानिए तो सब हो जाता है, सिंपल बात है। राइट एंड सर। दूसरी चीज, पढ़ते रहिए, जहां आपकी लाइफ ले जाएगी या जिस भी आप टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, नहीं उस बेसिक पर 90% पे पहुंच पाएंगे, 70 तक तो आप पहुंचेंगे ही, तो आपका लाइफ सेट हो ही जाएगा, किसी के बैकएंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात चैलेंजेस की, तो छोटे मोटे चैलेंजेस सारे सेक्टर्स में आते हैं। जिनको एमबीबीएस नहीं मिलता है पीएमटी में, वो बीडीएस ले लेते हैं, बीएएमएस ले लेते हैं, बीयूएमएस ले लेते हैं, नहीं मिलता तो डेंटल सर्जन, उसके बाद फिजियोथेरेपी या और सारे कोर्सेज। और जिनको कुछ नहीं मिलता वो पैरामेडिकल कोर्सेज, डी फार्मा, बी फार्मा, ऐसे कोर्सेज लेके लाइफ अच्छी होती है। राइट सर। सो आई मीन इतने सालों की आपकी प्रैक्टिस है सर, कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? नियर अबाउट मुझे 7 इयर्स के आसपास हो गए। सर इतने सालों की प्रैक्टिस में ऐसा क्या है जो मैं आपसे अभी भी हम लोग जब कैमरा स्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले भी हम लोग काफी सारी बातें कर रहे थे। सो आई कुड सी दैट पैशन इन यू, आई कुड सी दैट कि आपके अंदर वो मोटिवेशन है, और आप जो जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से समझा रहे थे मुझे, तो वो सर वो पैशन कैसे मेंटेन्ड है अभी तक? मेंटेन है नहीं। सबसे बात कि जब तक आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस और बहुत सारे पेशेंटों से बात नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक ये एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो जब तक आप 2000, 3000, 5000 पेशेंट से वे टू वे 30 मिनट्स का कन्वर्सेशन आप करते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की आइडिया पता चल जाते हैं, और बहुत पेशेंट से आपको सीखने को भी मिलता है और गलतियां ना करने को भी मिलता है। जैसे सर हमारे पास आए पेशेंट्स, और ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, तो ये भी अपनी जर्नी बताते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, ये गलती किया, ये नहीं गलती किया, राइट, मैंने ये पढ़ाई किया, कोई सजेस्ट करता तो शायद मैं ये स्टडी करता तो बहुत ज्यादा और आगे जाता। तो उसको आप अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। राइट सर। मतलब आप काइंड ऑफ डेली पॉडकास्ट करते हैं? नहीं, डेली नहीं, फर्स्ट सर नहीं, अपने पेशेंट्स के साथ हाँ, डेली 30 मिनट्स का पॉडकास्ट चलते हैं, जहां से जैसे मैं आपसे सीख पा रहा हूँ ऐसे ही। बिल्कुल सही पॉइंट है सर। सो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, क्या कोई ऐसी पेशेंट रिकवरी स्टोरी है जो आपको मोटिवेट करती है, या जहां से आप इंस्पायर्ड फील करते हो, जिसने आपको हमेशा याद दिलाया है कि शायद सही समय पर आप के द्वारा या कहीं पर भी इंटरवेंशन मिल जाता है अगर हेल्थ केयर में, तो एक व्यक्ति की लाइफ बच सकती है, या एक व्यक्ति की लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है अगर सही समय पर हम उसे ट्रीटमेंट दे दें? बिल्कुल। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं अर्ली स्टेज में आते हैं नी पेन, ठीक है, मैं एक पेशेंट्स की जजमेंट नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है। तो अगर नी पेन की बात करें तो स्टार्टिंग फेज में अर्ली 40s में आ जाते हैं पेशेंट्स, तो पता चल जाता है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट है, ठीक है, डीजनरेशन चेंजेस स्टार्ट है, या साइनोवियल या फ्लूइड या लुब्रिकेशन कम हो गया है, तो उसकी प्रिकॉशंस बता दी जाती है, एक्सरसाइजेस बता दी जाती हैं एंड सप्लीमेंट्स बता दी जाते हैं। तो पेशेंट वहीं रुक जाता है। वही अगर 60 लेट 60 में आता है तो क्या होता है कि ठीक है यार, तो कंफर्म है, टोटल नी रिप्लेसमेंट निश्चित है,
तो वो फिर सर्जरी तक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स नी के पे भी होता है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि लिगामेंट इंजरी हो गया, ठीक है, लेकिन इस लेवल का नहीं हुआ, ग्रेड 2 हुआ और वो पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल नॉर्मल चलने लगती है, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ऐसे पेशेंट सर्जरी से भी बच जाते हैं और बहुत ऐसे पेशेंट्स आपके डेली लाइफ रूटीन एक्टिविटी के कारण या फिजिकल एक्टिविटी के कारण उनको बच जाता है सारी चीज। राइट सर। नहीं सर, मेरे को भी ना ये बड़ा काफी टाइम पे मैं सोचता रहता हूँ, कई बार मैं अपने घर में भी डिस्कस करता हूँ ये वाली बात कि पता नहीं हम भारतीयों के अंदर क्या थॉट प्रोसेस है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। हम लोग पार्टीज में, फंक्शंस में 20-20 हजार रुपए खर्च करने को तैयार हो जाएंगे एक दिन में। बिल्कुल, हम पैसा उड़ाने के लिए एकदम राजी हैं, बट जब बात आती है ना टेस्ट करा लो यार, पता करा लो, वो खर्चा लगता है। वो लगता है यार अभी थोड़ी, जब एकदम मौत आ जाएगी, जब एकदम अनबेरेबल पेन होगा, तब जाएंगे डॉक्टर के पास। तो मुझे लगता है कि शायद जो आपने बोला, टाइमली हेल्थ केयर और टाइमली इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जल्दी आ जाओगे तो शायद उतना खर्चा ही ना हो। बिल्कुल। अगर कहीं भी फिजियोथेरेपिस्ट आपके एरिया में नहीं भी है, ठीक है, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल, इतना बेसिक्स उनको पढ़ाया जाता है, इतना सारा कुछ ऑर्थोपेडिक्स में उतना नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये इतना जानते हैं कि आपकी पूरी हेल्थ प्रोफाइल को जज करके और आपको एक सही गाइडेंस दे पाए और जिससे कि आपकी प्रिवेंट हो सके जो भी इंजरीज हैं। राइट। तो सिंपली आप कंसल्ट कीजिए और स्टार्टिंग फेज में देखिए, सिंपल सी बात है, जब तक आप ओपीडी में हैं, चलते फिरते इलाज करा लिए, तब तक आप सक्सेसफुल हैं। अगर जहां आईपीडी शिफ्ट हुए तो पैसा, मेंटल स्ट्रेस, फैमिली पे बर्डन सब पड़ेगा। तो स्टार्टिंग फेज में ही अपना इलाज करा लो तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सही। मतलब वही कि वो फ्रूट्स खाने पे पैसा लगता है, हमें लगता है कि यार फ्रूट्स खाएंगे तो ये 200 रुपए किलो का है, ये वो है, और बट हम लेटर ऑन शायद उससे बहुत ज्यादा पे करके आएंगे डॉक्टर को। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज यू आर इनटू दिस फील्ड, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। आपको क्या लगता है कि ये जो फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन का जो सेक्टर है, इसमें एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए एज अ डॉक्टर? आप क्या बोलेंगे एक डॉक्टर के अंदर, एक प्रैक्टिशनर के अंदर, वो एक क्वालिटी क्या है जो ट्रस्ट बिल्ड कराती है लोगों से? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज भी अगर मैं अपने घर वालों को बोलूं, आप समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन, आज भी मैं अगर मम्मी को बोलता हूँ या किसी को बोलता हूँ कि यार प्रैक्टिशनर के पास जाइए या फिजियोथेरेपी कराइए, तो उनके माइंड में एक बेसिक थॉट आता है कि यार क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा। सो वो ट्रस्ट हम कैसे बिल्ड करवाएं लोगों के अंदर, कैसे समझाएं? देखिए सर, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये ट्रस्ट बिल्ड अभी फिजियोथेरेपी, अगर डॉक्टर के सेक्टर में देखें तो अगर डॉक्टर पैरासीटामोल भी लिखता है तो आप उसको बिना जज किए हुए 10 दिन खाओगे, 20 दिन खाओगे, आपको पता है पीसीएम है, खाओगे, बिकॉज ट्रस्ट बिल्ड एमबीबीएस एमडी के लेवल पे है। लेकिन रही बात अगर फिजियोथेरेपी के लेवल पे, तो उस लेवल का ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, बिकॉज इंडिया में अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और लोग इसके सेक्टर के बारे में नहीं जानते। हाँ, मेट्रो सिटी में जानते हैं तो काफी पेशेंट्स डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, लेकिन अगर ये ट्रस्ट गांव में चले जाएंगे तो फिजियोथेरेपी ये तो एक्सरसाइज ही कराएंगे, तो हाँ, ये वाला मिसकंसेप्शन जो है लोगों के अंदर है, तो धीरे धीरे 2-4-5 साल में ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा, जब खुद ही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप जाइए फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर भी बस बेसिक्स लिख देते हैं, फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन, ठीक है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो फिर हमारी वो रोल फील्ड चालू होती है कि क्या नहीं करना, क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। अब ये डॉक्टर आपको एमडी सर्जन नहीं बैठ के बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये धीरे धीरे बनेगा और पेशेंट के साथ जैसे ही कोई पेशेंट फर्स्ट डे आता है तो थोड़ा अगर हेजिटेट भी होता है तो आपको पेशेंट को समझना पड़ता है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जो कंसल्टेशन होता है नियर अबाउट उसको 15 to 20 मिनट्स तक ले जाइए, तो पेशेंट फ्रेंडली हो जाता है, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है कि और क्या करूं, फिर तब आप उस पे ट्रस्ट बिल्ड कर दोगे तो फिर आपकी बातें सुनेंगे और पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर होता है। क्योंकि सर बाहर के देशों में तो आई गेस ये एक बड़ा ही कॉमन फीचर है, हर स्पोर्ट्स वाले के साथ आज के डेट में जो भी एक स्पोर्ट्समैन है उनके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट या रिहैबिलिटेशन वाले हैं ही हैं। बाहर के कंट्री में आप फिजियोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट ही नहीं ले सकते। अच्छा, ऑलरेडी 7 to 10 डेज का वेटिंग पीरियड चलता है अपॉइंटमेंट्स के लिए। अगर नहीं भी है और वहां के फिजियोथेरेपिस्ट टच तक नहीं करते हैं पेशेंट्स को, बहुत बेसिक्स सारे इक्विपमेंट्स बता देंगे, ये एक्सरसाइज करिए, बेसिक आप जाइए। और वहां का अगर कंसल्टेशन चार्ज की बात करें तो $70-80, $100, $120 तक भी जाता है, नियर अबाउट इंडियन के 9,000, 10,000, 11,000 के आसपास होता है। यहाँ पे तो इंडिया में सबसे ज्यादा चीप है।
अगर Correct. मेडिकल सेक्टर देखें, फिजियोथेरेपी सेक्टर देखें, एंड उसके बाद डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप आ जाइए बनारस या और कहीं भी, 300 रुपए में आपको एमडी सर्जन कंसल्टेशन दे देगा। बिल्कुल। तो इट इज लाइक कि शायद वो अवेयरनेस अभी नहीं आई है इंडियंस में, बट धीरे 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 वो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। नियर अबाउट जिस तरीके से हमारी इंटरनेट और हम जिस लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं, मैक्सिमम 4 to 5 ईयर्स में अच्छा खासा मेट्रो सिटी तक तो पहुंच गया है, टायर 2 टायर 3 तक भी आराम से पहुंच जाए। पहुंच ही जाएगा, और नहीं भी पहुंचेगा तो सर हम तो बैठे हैं ना, बिल्कुल अपनी गर्दन नीचे करेंगे, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, तो बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास तो आना ही आना है। बिल्कुल। सो सर ये नेक पेन से मैं आपसे एक और दिस इज अ वेरी डिस्ट्रेसिंग कंसर्न आज की डेट में, कि आजकल ना ये टेक्स्ट नेक काफी सुनने को मिलने लग गया हाँ। ऑब्वियसली, और मेरे भी दर्द रहता है भाई। अब हम सारे जितने भी हैं प्रोफेशनल्स, वी ऑलवेज वर्क ऑन आपके डेस्कटॉप्स पे, लैपटॉप्स पे, और हमारा जो है 90% टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अब फोन पे ही निकलता है, स्क्रीन से तो दूर, मतलब शायद ही मैं कभी हो पाऊं, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। ये एक मेडिकल कंसर्न है, कितना बड़ा कंसर्न है भारतीयों के लिए, कितना बड़ा कंसर्न है, उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। सिंपली आप समझिए, जो आपका आपका टेस्ट नेक जो होता है, आपका इस नाम में ही आपको समझ में आ रहा है टेक्स्ट, कि मैसेज करना। तो मैसेज करना आपका सिंपल सा यही कंसेप्ट है कि फॉरवर्ड बेंडिंग नेक का होगा जितना, वो आपका टेस्ट नेक में आएगा। और इसका सिंपल सा है पोस्चरल इनबैलेंस, जो ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक या दिन भर ऑनलाइन या वर्क व्हाइट कलर जॉब में दिन भर डेस्कटॉप पे जो बैठे रहते हैं, उनका क्या होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग इतना होता है कि मेरे पास 3-3 साल से पेशेंट चल रहे हैं पोस्चरल इनबैलेंस टेस्ट नेक, क्योंकि हमारा जो हेड होता है 4.5 kg से लेके 5.5 kg के अराउंड अप होता है। तो जैसे ही आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो ग्रेविटी अगेंस्ट हमारी सर्वाइकल पे स्ट्रेन पड़ता है, और उस स्ट्रेन से आपका किस लेवल पे पड़ता है, इसकी एक पैरामीटर्स है। 15 डिग्री है तो आपका 18 kg के आसपास पड़ता है, 12 kg के, ऐसे 5-7 पैरामीटर है। अगर 60 जाता है तो 28 किलो के आसपास आपका वेट सर्वाइकल पे कि हमारे उस पे 28 किलो का वेट पड़ रहा है। हाँ, 20-22 किलो के बाप रे आसपास बाप। का वेट पड़ता है, जिससे कि हमारी ट्रिपीजियस एकदम स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और उसकी वजह से हमारा डीजनरेशन चेंजेस, प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, स्पॉन्डालाइटिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, इस टाइप के डिजीज हमारे सर्वाइकल रीजन में स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20-20-20 का रूल होता है, ठीक है। 20 मिनट आप डेस्कटॉप पे रहें, एंड उसके बाद 20 सेकेंड्स का आपको अपवर्ड स्ट्रेच करके रखना है, देन इसके बाद फिर 20 मिनट आप डेस्कटॉप पे रहें। और ये मैं सारे पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब करके देता हूं कि आप 20 मिनट बैठने के बाद भी खड़े हो जाइए, ठीक है, बस 10-15 सेकंड के लिए। अगर नहीं है तो उठ के एक गिलास पानी पी लिया। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो 20 मिनट, अगर सर्वाइकल का है तो 20 मिनट में अपना नेक को स्ट्रेट कर लो, ठीक है, और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लो, जो सर्वाइकल की एक मूवमेंट में ले लो। फिर वो आपका मसल्स उस लेवल पे आ जाएगा कि फिर होल्ड कर सकता है 10 to 15 मिनट्स। मतलब बेसिकली ये है कि एक ही पोजीशन में रोक के नहीं रखना है, रोक हमें के लंबे नहीं समय रखना है, बिल्कुल। थोड़ा सा मूवमेंट कर ली, हाँ। वापस रिलैक्स कर दिया। मेरे फिर पास ऐसे पेशेंट है टेक्स्ट नेक के कि 3-3 साल से चल रहे हैं, अब बताइए, लेकिन जॉब नहीं छोड़ेंगे, लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि उनकी वही जॉब है। तो उनकी फिजियोथेरेपी या उनकी रिहैब, उनकी एक्सरसाइजेज चलती ही रहती हैं कंटिन्यूअस। हर 6 महीने पे 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने का सेशंस चलते ही रहते हैं। राइट सर। तो सर अभी जैसे ना नेक पेन के साथ कई सारे पेशेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि यार हाथ में ना हमारे थोड़ा झंझनाहट सी आ गई है, यस, शायद सुन पड़ जाता है कई बार हाथ, कई बार ऐसा है कि वीकनेस हो रही है। तो क्या ये कुछ बड़े बीमारी के वार्निंग साइंस हैं? यस, अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही बताया, स्टार्टिंग फेज में ही आप इसको कंट्रोल कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे तो बिल्कुल वो सारी चीजें पैरालिसिस तक पहुंच जा सकती है, सर्जरी तक पहुंच सकती है। और रही बात, आप बता रहे हैं कि हाथों में झंझनाहट, तो कई कारणों की वजह से होता है। अगर शुगर आपका ज्यादा है सिंपली, तो उसकी वजह से नर्व डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं। दूसरा कारण है आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? टेक्स्ट नेक जो अभी आपने क्वेश्चन किया, इसकी वजह से स्लिप डिस्क हो गया,
या स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या डिस्क डीजनरेशन हो गया, जिससे कि हमारा डिस्क जो है कंप्रेस्ड हो गया, और कंप्रेशन के बाद वो हमारी नर्वस सिस्टम को टच कर देता है, और जिसकी वजह से टच करता है वहां से रेडिएटिंग पेन हमारे हाथों में स्टार्ट हो जाती है। और ये बस हाथों तक सीमित नहीं रहता है, अगर ये लंबर रीजन में होता है तो हमारे पैरों में भी टिंगलिंग सेंसेशन, भारीपन, सुनपन, चलना, इरिटेशन, मतलब पेन नहीं होता है, ऐसा इरिटेशन होता है कि आप उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते और पेशेंट उसको बता भी नहीं पाते हैं। जब हम बताते हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, झुंझुनी पड़ रही है, तब पेशेंट उसको नॉर्मल वे में समझ पाता है। तो बहुत अर्ली स्टेज पे आप इसको फाइंड कर ले रहे हैं, मेडिसिन स्टार्ट कर ले रहे हैं, कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट स्टार्ट कर ले रहे हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए सन बाथ ले रहे हैं, ऐसा सब आप कर रहे हैं तो आप परफेक्ट हैं। लेकिन अगर बात करें कि विटामिन डी और B12, तो अगर 10 पेशेंट्स में से अगर मैं टेस्ट कराता हूं तो 6 पेशेंट्स के विटामिन डी कम ही मिलते हैं मुझे। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की फिजिकल एक्टिविटी लोग कर रहे हैं Correct. और अपने लाइफ स्टाइल में ऐसे इन्वॉल्व हैं कि वो चीजें फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, और बिल्कुल। जिसकी वजह से D3 नहीं बन रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तभी आपके बॉडी में D3 रहेगा। आप कितना भी धूप में बैठो, कितना भी आप कैल्शियम विटामिन खा लो, कुछ नहीं होगा। राइट। अभी मैं सर वो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसमें यही बोले 70% भारतीयों का विटामिन डी ही कम है, मतलब वो बहुत ही लिमिट से कम है, और उसी की वजह से शायद बहुत सारी बीमारियां भी बहुत सारी, आप इंसान को पता भी नहीं चलता है क्या क्या फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो सुबह उठने के साथ उसका मतलब लेजीनेस फील होगा, ऐसा लगेगा उठो नहीं, मतलब थका थका वो लगेगा बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप। एकदम। और 1 घंटे बाद वो एक्टिव रहेगा, 2 घंटे बाद वो Correct. एक्टिव रहेगा, लेकिन इतना भी एक्टिव एकदम नहीं से नहीं। एकदम से नहीं होगा कि उठे गांव के जैसे गांव में उठते थे सुबह 6 बजे अपना खेतों में निकल जाते थे, वो वाली एक्टिविटी नहीं है। उठेगा और वो एक्टिविटी नहीं रहेगी, ज्वाइंट्स पेन होंगे, मन नहीं करेगा, धीरे धीरे सर्वाइकल भारी होगा, हेडक होगा, उसको आप सिम्टम फील करने लगोगे कि मुझे तो माइग्रेन वाला, आंखों में दर्द, ऐसा बहुत ज्वाइंट्स पेन, नी पेन, और उसकी वजह से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमलाइटिस, इस तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, 17 डिजीज आपको पता भी नहीं चलेगा। और डे टू डे लाइफ में आप हड्डियों का पूरा एक समझिए ऑर्थो डिपार्टमेंट के आप प्रॉपर पेशेंट बन गए हैं आप। बन जाएंगे। तो ये भी एक है। सो आजकल मैं सर देख रहा हूँ कई सारे लोग जो है ना नेक पेन के लिए, स्पेशली मेरे खुद के कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है ऐसे करके कॉलर वो सा आता है एक बिल्कुल है ना, वो शायद तकिया सा, वो लगा के खुद ही घूमने लग जाते हैं। सो आपका उस पे क्या टेक है, क्या ये सही है हर बार लगाना? नहीं, अच्छा, बिना डॉक्टर रिकमेंडेशन से आप कुछ भी अपने आप में ना करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलर इसलिए लगाते हैं कि हमारे डिस्क को थोड़ा सा एक ग्रेविटी अगेंस्ट लिफ्ट अप मिले और हमारे ट्रिपीजियस मसल्स को एक सपोर्ट मिले। आप पहले देखो तो अच्छा बीमारी क्या है, डीजनरेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कंप्रेशन है, मैं मूवमेंट क्यों ब्लॉक करूं नेक का, नेक की मूवमेंट ही ब्लॉक करना हुआ, रेंज ऑफ मोशन आप कम कर लिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटर, ये सारी आप ब्लॉक कर लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से आप ट्रिपीजियस पे वर्क करो, ठीक है। आप अपने शोल्डर मसल्स पे वर्क करो, जिससे कि आपको नेक को स्टेबिलिटी मिलता है। हड्डियां वेट नहीं लेती, मसल्स उसको होल्ड करके रखता है, तब वो गैपिंग बनी रहती है, नहीं तो वो धीरे धीरे गैप कम हो जाएगा और फिर आप वही सेम प्रॉब्लम्स की ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। तो नेक कॉलर बिना अपने डॉक्टर रिकमेंडेशन, फिजियोथेरेपी, बिना प्रोफेशनल से जाने बिना, एक्सपर्ट से बिना आप नेक कॉलर मत यूज करो तो ज्यादा बेटर। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि खुद ही डॉक्टर बन गए, खुद ही मेडिसिन खा ली, तो पता नहीं उसका असर क्या पड़े, शायद उससे बीमारी कहीं हो। आप डेली नहीं जा सकते, फिजियोथेरेपिस्ट को लगता है कि 10 दिन, नहीं, आप एक कंसल्टेशन ले लो कि आपको क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस 50 to 60% उतने से ही आपकी चीजें बदल जाएंगे। सर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है नेक पेन को लेके, क्योंकि ये बड़ा ही बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी ग्रोइंग प्रॉब्लम आई फील कि बच्चों के अंदर भी है, सभी के अंदर है, बड़े बुजुर्गों के अंदर भी, हमारे अंदर भी रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दबाता हूँ, मेरे को बड़ा मजा सा आ जाता है यार कि शायद ये स्टिफ है। सो व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो लोगों को शायद भारत में नहीं पता है, पता होना चाहिए? ठीक है, सबसे बड़ी बात की मिसकंसेप्शन यही है कि अरे मुझे सर्वाइकल नहीं है,
बैक पेन तो ऐसे ही होता है, ठीक है, और ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। ओके। जो हाउसवाइफ्स या वर्किंग होती हैं, जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, जैसे बताए रेडिकुलोपैथी, तब वो डॉक्टर के पास विजिट करती हैं। और जैसे ही वो हमारे पास आती हैं तो सिंपली फिजिकल एग्जामिनेशन से 50% तो पता ही चल जाता है कि नेक में क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोलिसिस है, वो पता ही चल जाता है कि नेक पेन किस वजह से हो रहा, नहीं हो रहा होता है तो एक एक्सरे की फाइंडिंग होती है जिसकी वजह से पता चल जाता है किस लेवल की डिजनरेशन हो रहा है या कंप्रेशन है भी कि नहीं है, कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि नेक पेन हो रहा है तो आप को कोई बड़ी डिजीज ही है, विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है, B12 के कारण हो सकता है नेक पेन, क्योंकि B12 आपकी नर्व मसल्स को होल्ड आउट करता है, जिसकी वजह से आपको अगर सीवियर डिफिशियंसी होगी तो आपका सर्वाइकल दर्द करेगा ही, D3 की कमी होगी तो नेक स्टीफनेस रहेगा ही एंड पेन रहेगा ही। तो ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्स प्रॉपर लेते रहें, 6-6 महीने पे अपनी बॉडी एंड विटामिन प्रोफाइल कराते रहें, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराते रहें और एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है, और कंसल्ट कर लें किसी भी, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सब डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 100, 200, 500 के हैं, जैसे आए आप वहीं पे अपना अपलोड कर दीजिए और डॉक्टर से पूछ लीजिए, गाइडेंस आपको सही बिल्कुल। सर वो ऑनलाइन से मेरे को एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आया कि आपने कहा ना ऑनलाइन गाइडेंस अवेलेबल है, तो सर आजकल एक नया डॉक्टर आया है ChatGPT। हाँ बिल्कुल, वो सबसे बड़ा डॉक्टर, आप लोगों से भी बड़ा डॉक्टर बन गया है वो सर आजकल। बिल्कुल, है ना, आपने इतनी सालों की पढ़ाई करी, एक्रेडिटेशंस ली और इतनी मेहनत करने के बाद आप इस स्टेज पे आए, बट ChatGPT एकदम इनिशियली पहुंच गया सर बिना पढ़े। सो आपका क्या टेक है सर? वो डॉक्टर की तरह। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं कह सकते कि ChatGPT बिना पढ़े पहुंच गया। हमारी नॉलेज, आपकी नॉलेज, ऐसे करोड़ों एक्सपर्ट्स जो भी हम गूगल पे सर्च करते हैं, या जो भी मेडिकल स्टूडेंट जिस भी सेक्टर का है, जो भी सर्च करते हैं, अब एक इंसान को पाइथन स्क्रिप्ट लिखने में, ठीक है, कितना टाइम लगता है, ChatGPT उसको 2 मिनट में कर देता है। ऐसा नहीं है, अब सर्जरी तो नहीं कर सकता है लेकिन प्रोसीजर बता सकता है, तो डॉक्टर्स ही डाल रखे हैं। लेकिन इसमें भी है कि आप डॉक्टर सिंपल सा समझिए कि अगर आपने ChatGPT खोला, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, ChatGPT उसको सिंपली बता दूंगा, लेकिन पूछना क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, मुझे जावा नहीं आती है, मैं बोलूंगा कि ये लिख के मुझे एक कोड दे दो, तो कोड हम सिंपल लैंग्वेज में रहते हैं, मेडिकल टर्म में मैं इसके बाद बता देता हूँ। कोड लिख के दे दो, ChatGPT ने लिख के दिया और मुझे जावा बिल्कुल नहीं है, मैं एरर कहाँ ढूंढूंगा कि ये एरर कहाँ किया है? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जैसे किसी को कोडिंग नहीं आ रही और हमने उसको बोला कोड लिख के दे दो, हाँ, तो वो कोड लिख के दे देगा। अब वो सही है या गलत है मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? अच्छा, ये बात भी सही है। एंड उसके बाद उसमें कोड्स में है क्या, काला अक्षर भैंस बराबर यो सीन होगा, ठीक है, तो उसको प्रॉम्प्ट क्या देना है, इंपॉर्टेंट ये है। तो अगर डॉक्टर ChatGPT यूज करता है और एक नॉर्मल पर्सन ChatGPT यूज करता है तो बहुत फर्क है। मुझे प्रॉम्प्ट क्या देना है, मुझे पूछना क्या है, डिपेंड्स ये करता है। आप पूछेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, आपको पूरी एक सिनेरियो चाहिए, डॉक्टर पूछेगा एकदम पर्टिकुलरली उसी के बारे में कि ये एग्जैक्ट ये स्पॉन्डिलिसिस या स्पॉन्डिलाइटिस या न्यूरोपैथिकल डिसऑर्डर्स किस वजह से हो रहा है, और ये अगर हो रहा है तो आपका RBC कम है, BP की फ्लक्चुएशन से हो रहा है, या फिर तो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी देगा सीधे हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे उस लेवल का जिस लेवल का उसको जानना है। और हम क्या देंगे? हम देंगे हमारे गर्दन का सर्वाइकल पेन और ये ब्लड टेस्ट। जरूरी नहीं है ब्लड टेस्ट अपलोड कर दिए, अपलोड करके आप देख लीजिए आपके ब्लड टेस्ट में ChatGPT 70, 50, 60 गलतियां तो निकाल ही देगा कि मतलब 100% ये प्रॉब्लम है। लेकिन वही आप जनरल मेडिसिन के पास अगर ब्लड टेस्ट लेके जाओगे वो बोलेगा ऑल ओके। यही मैं सर यही पूछने वाला था आपसे, जैसे ना वो हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में वो काली मार्किंग आ जाती है, अलग से। अब जैसे मान लीजिए वहां पे लिखा हुआ है 5 तक होना चाहिए और वहां पे 5.2 है, ChatGPT बता देगा आपका ये पड़ा हुआ है, जबकि कई बार जनरल मेडिसिन डॉक्टर्स होते हैं उसको देखते भी नहीं है, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो फ्लक्चुएशंस है, थोड़ी बहुत है। हाँ, बॉडी है, होती है। अब डिपेंड करता है किस पैरामीटर का है और कितना लेवल तक बढ़ा है, ठीक है, और ये नॉर्मल रेंज में। अगर वो चीज बढ़ा तो उसके साथ 5 चीजें और बढ़ी होंगी या घटी होंगी। डिपेंड ये नहीं करता है कि बस वही बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है। क्या पता एक चीज बढ़ी हो, उसकी दवाई चले और सारी चीजें नॉर्मल हो गई, करेक्ट, ठीक है। आपको लगेगा बोल्ड देख लिए 5, अगर कोई भी पैरामीटर आप खुद सोचो कि 5 है और 4.999999 है तो बोल्ड दिखेगा, लेकिन आप खुद एक पैरामीटर तो समझो कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज ए नंबर। बॉडी को नंबर पे आप जज नहीं कर सकते ना, बिल्कुल, सब बॉडी अलग है। हाँ, क्या है, लैब्स अलग हैं, लैब्स के पैरामीटर अलग हैं, डॉक्टर्स अलग हैं। आप 3 जगह MRI कराइए, 3 जगह में आपको
डिजीज डॉक्टर समझ जाएगा कि यही है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे पूरा तो ये सिनेरियो ही बदल गया। डॉक्टर अपने भाषा में अपने तरीके से दिखेगा। अंडरस्टूड ठीक है, सर। है ना? तो मतलब ऐसा है भाई, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स के पास चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आप चैट जीपीटी पे कुछ सर्च करो और पता चले वो आपको कैंसर, और सर वो तो डायरेक्ट एकदम मौत दिखा देता है कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। ये लंग कैंसर है, ये कैंसर। बहुत पेशेंट आते हैं सर, बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं और क्यूरियोसिटी में पूछते हैं और वो भागते हुए आते हैं, इंस्टेंट कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं, एकदम ऑन अपॉइंटमेंट, सर पहले देख लो और ये प्रॉब्लम बताओ कि ये अच्छा, खुद ही आपको प्रॉब्लम भी बता दिया हाँ, कि मेरे को ये ये बीमारी प्रॉब्लम है। और चैट जीपीटी या गूगल से मैंने पूछा आज से 2-3 साल पहले की हिस्ट्री बता रहा हूँ, चैट जीपीटी पे उतने लोग नहीं थे, अब थोड़ा सा 6 महीने में एडवांस हुआ है, 1 साल के अंदर। तो उस टाइम गूगल से सर्च करते थे, गूगल उनको ऐसे ऐसे आर्टिकल शो कराता था, ठीक है, कि वो उस लेवल, वो एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल प्रोफेशन के लिए होता है या नॉलेज पर्पज के लिए होता है। आप ये नहीं कि आप अपने पे ही जज करो उसे, ठीक है? बिल्कुल, तो बस यही चीजें हैं, कंसल्ट कर लीजिए, राइट सर, बस आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। और बहुत सारी चीजें तो मेंटल लेवल पे भी होती है, डॉक्टर से आप बात कर लोगे, अगर उसने कह दिया कुछ नहीं है तो 50% आप वही ठीक हो जाते हो, क्योंकि मेंटल लेवल पे भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। राइट, बिल्कुल। और दिस वाज द होल सिनेरियो। मैं आपको बताता हूँ सर, ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कोविड में। एग्जैक्टली जो आपने बिल्कुल बात बोली, कोविड में हुआ क्या सर, ऑक्सीमीटर उस समय बड़ा हो रहा था कि ऑक्सीजन चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो घर पे ना हम ऑक्सीमीटर ले आए कि यार ऑक्सीजन चेक करते रहेंगे कि कुछ एक लेवल से नीचे ना चले जाए। अब उस समय तक नॉलेज थी नहीं इतनी, तो ऑक्सीमीटर में देखा 98 है, खुश हो गए। और जैसे ही ऑक्सीमीटर में देखा कि यार ये 88 आया, 90 आया, तो उससे ज्यादा धड़कन तेज हो गई, उससे ज्यादा मेरे को घबराहट हो गई। जबकि फिर बाद में मेरे को डॉक्टर ने बताया कि बेटा दिन में आपके 82 तक भी आती है, फिर आगे बढ़ जाती है, दिस इज अ प्रोसीजर। आपको किसने बोला डॉक्टर बनने को? सो गूगल की पढ़ाई ना करें। बिल्कुल, अगर ऑक्सीमीटर एसपीओ2 आप वाइटल्स अपना चेक कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर लीजिए, ऑक्सीजन कम दिखाएगा, हाथ नीचे कर लीजिए, ऑक्सीजन ज्यादा दिखाएगा। लंबी सांस 10 to 20 रेपिटेशंस आप लॉन्ग ब्रीथिंग कर लो, ऑक्सीजन आपको बढ़ने दिखाएंगे। होल्ड कर लो, कम दिखाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी लंग्स कितनी होल्ड कर रही है ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना चेंजेस कर रही है। तो बहुत ऐसे थे, बहुत लोग तो सैनिटाइजर भी कोविड में पिए थे एंड उसकी वजह से उनको जीआरडी की प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज या अल्सर, सैनिटाइजर ही पी गए। हाँ, सैनिटाइजर ही, बहुत न्यूज आए होंगे, आप सुने होंगे, ठीक है, बहुत उससे डेथ भी हुए। अच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ट्रेकिया पूरी ब्लॉक हो जाए। ओके, ठीक है, उनको लगा हाथ साफ हो रहा है तो गला तो अंदर भी शायद साफ ही हो जाएगा। बहुत ऐसे। ओके, सो लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस आर देयर। सर, नेक पेन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब एक और बड़ी समस्या जो हर एक भारतीय घर में है, दैट इज बैक पेन। बिल्कुल, कमर दर्द। मेरे को लगता है कि इसको हम जितना बोले उतना ही कम है। सो लोअर बैक पेन इतना ज्यादा कॉमन क्यों हो चुका है आज की डेट में? हर एक घर में आपको कोई ना कोई पेशेंट मिल ही जाएगा ना। आपके एक्सपीरियंस से भी आपको पता होगा, क्या ये लाइफस्टाइल लिंक्ड है? क्या ये आजकल खाने पीने से है? क्या हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज है? क्या वजह है कि इतना कॉमन हो गया है? पहले नहीं होता था इतना लोगों को। बिल्कुल, पहले लोग फिजिकल एक्टिविटी पे जाते, और ये एक प्रॉब्लम से नहीं होता। सिंपली आप समझो, किसी एक चीज से नहीं होगा कि मेरी लाइफ स्टाइल खराब है तो मैं लोअर बैक से परेशान हूं। ठीक है, सिंपल सा समझिए, विटामिन डिफिशियंसी, ठीक है, D3 डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी, ऐसे अगर सिंपल सा समझे, विटामिन डिफिशियंसी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। इसके बाद आपके फूड्स में कितने न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, कितना आप इंटेक कर पा रहे हो, तो डिपेंड ये भी करता है। तो कई चीजें मिलकर आपको 1 या 2 प्रॉब्लम हड्डियों का देता है। और हर बोन्स की जो भी प्रॉब्लम होती है वो रिसेंटली स्टार्ट नहीं हुई कि आज मैं आया मेरे क्लिनिक पे पेशेंट तो उसको प्रॉब्लम आज से स्टार्ट नहीं हुई है। कम से कम नियर अबाउट 3 या 4 मंथ्स बैक से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो, धीरे धीरे जब एक्सट्रीम पे पहुंच गया है तब पेशेंट मेरे पास विजिट किया है। उसके पहले उसको लाइफ स्टाइल चेंजेस की बात करें तो अब लोग बैठ के ही काम करना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं। तो जब आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे, बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं, सर मेरी तो 7 घंटे की सीटिंग है, 8 घंटे की सीटिंग, बस 8 घंटे कंटिन्यू बैठे, एक लंच टाइम में उठे, 4 घंटे पे उठ रहे हैं। अब समझो 4 घंटे आपकी मसल्स कितनी होल्ड करेगी आपकी लोअर बैक को, और जब नहीं होल्ड कर पाई तो बस वो कंप्रेशन, न्यूरोपैथिकल पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, सियाटिक नर्व कंप्रेशन, जिसको साइटिका भी बोलते हैं, ऐसे हजारों डिजीज हैं जो कि आपको हो जाए।
और ये बस लोअर बैक तक ही नहीं रहेगा, ये पूरी आपकी स्पाइन तक रहेगी। तो स्पाइन जो आपका पूरा ढांचा है बिल्कुल पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका उसी पे बेस है, जिससे कि हमारी बॉडी चलती है। तो सर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे मतलब कौन से 3 ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर आपके हो रहे हैं तो प्लीज गो एंड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट विद योर प्रैक्टिशनर कि ये कुछ प्रॉब्लम है, शायद बड़ी प्रॉब्लम है बैक पेन से रिलेटेड। बैक पेन से रिलेटेड रेडिएटिंग पेन, रेडिएटिंग का मतलब जो पैरों में झंझनाहट जाने लगा, सेंसेशन जाने लगा। दूसरा लोअर बैक पेन या कुछ भारी सामान उठाने पे आपको दर्द हो रहा है, झुकने पे या कुछ ऐसा करने पे तो आपको जाना चाहिए। तीसरा चीज होता है आप बैठे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी लोअर बैक की मसल्स, ग्लूटियल मैक्सिमम, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप में पावर नहीं है। आपको कंसल्ट करके जो भी एक्सरसाइजेस फिजियो से करो, डॉक्टर से करो, ऑर्थोपेडिक सर्जन से करो, आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप उससे रिकवर करेंगे। नहीं तो सिनेरियो हर डे चेंज होगा और आप उससे उल्टे फेज में जाने लगेंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम और सर्जरी तक भी बात जाती है, और बहुत सर्जरी तक आप नहीं समझेंगे। लोअर बैक के बाद स्टेप यही है, 60% के बाद डॉक्टर बोल देता है कि ऑपरेट करा लीजिए, नहीं तो ये आप पेन किलर्स, वॉलिनी ऐसा करिए जब तक चल रहा है, या तो अनबियरेबल पेन होगा तो फिर आपको करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और जैसे ही अनबियरेबल पेन होगा आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और आप सर्जरी के लिए बात। बल्कि जबकि ये शायद अर्ली प्रिवेंशन अगर हम अर्ली नहीं तो जब तक आप फेस भी नहीं कर रहे हो 30 या 40% लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, अपने मसल्स पे वर्क कीजिए, अपने बॉडी पे वर्क कीजिए, 60 to 70% प्रॉब्लम सर्जरी तक नहीं आएगी। सर्जरी तक, क्योंकि सर स्लिप डिस्क का भी नाम सुनते ही ना सबसे पहले दिमाग में ये आता है शायद सर्जरी है। हर चीज स्लिप डिस्क नहीं होता। स्लिप डिस्क लोगों के दिमाग में है कि सर्वाइकल, सबसे पहले तो सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल इज ए नॉट ए डिजीज, सर्वाइकल इज ए वर्टिब्रा जिसका नाम है सर्वाइकल। और पेशेंट ऐसे आते हैं कि मुझे सर्वाइकल हुआ, नहीं, सर्वाइकल में हुआ क्या है? अच्छा, सर्वाइकल इज नॉट अ डिजीज, आप ये कह रहे हो? यस, सर्वाइकल इज ए वर्टिब्रा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कॉक्सिक, सेक्रल, दिस इज ए नेम। सर्वाइकल 7 तो जो आप देखते हैं C1 to C7, ठीक है, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, ऐसे वर्टिब्रा के नाम होते हैं। और पेशेंट्स आते हैं मुझे सर्वाइकल हुआ है, नहीं, सर्वाइकल नहीं हुआ। सर्वाइकल तो नाम है। अब सर्वाइकल में जुड़ता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ठीक है, ऐसे नाम जुड़ते हैं जिसकी वजह से PIBD, प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल, ऐसे डिजीज तब होते हैं। या ये सब ना हो के आपकी मसल्स स्पाज्म, स्वेलिंग, हेक्टिक मसल्स स्ट्रेन, स्प्रेन, झटका लग जाना, बहुत ऐसे चीजें होते हैं। तो सर्वाइकल आपका डिजीज नहीं है, वर्टिब्रा, उसमें डिजीज फाइंड करना होता है एक्चुअल है क्या। राइट सर। सो सर इस पे एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, कि बेड रेस्ट और मूवमेंट से रिकवरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मतलब अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो क्या हम बेड रेस्ट पे रहें अगर हमें बैक पेन है, या हम मूवमेंट में ज्यादा रहें? व्हाट इज मोर बेनिफिशियल? सिंपल आप समझिए, दोनों जरूरी हैं। अब डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है। बेड रेस्ट उनको दिया जाता है जिनको PIBD या बहुत ज्यादा स्ट्रेन, मसल्स स्पाज्म, स्वेलिंग, उनको रेस्ट दिया जाता है। या कोई ऐसी इंजरी या फ्रैक्चर या ऑपरेट जब हो चुका है उनको बेड रेस्ट दिया जाता है। या तो कुछ ऐसा रेडिकुलोपैथी पेन होता है तब उनको बेड रेस्ट दिया जाता है 3 to 4 डेज। लेकिन अब पेशेंट्स मेरे पास आया और वो बैठ के खड़ा होने में ही उसका पावर नहीं फील हो रहा है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में उसका पावर है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोलेंगे, प्रमोट करेंगे कि जिससे कि उसकी पावर इंक्रीज हो, जिससे कि उसकी जो लोअर बैक मसल्स हैं वो उसकी ग्रेड बढ़े। ऐसे ग्रेडिंग होता है 1 to 5, 5+, एथलीट्स के 5+ होते हैं, 5 होते हैं, इसलिए वो स्प्रिंट, रनिंग, जॉगिंग, मतलब प्रॉपर वो एक्टिविटी में होते हैं। और ये नॉर्मल पेशेंट्स में होते नहीं है, तो 4+, 4, 5 यहां तक जाते हैं। या जो कुछ नहीं कर रहा है वो 3 या 2 पे होते हैं। तो इस तरीके से होता है कि दोनों के कंडीशन अलग हैं। ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप करें कि क्या नहीं करें और क्या करें।
खुद से ना सोचे इन बारे में, बिल्कुल हाँ, पूछ ऑब्वियसली लें, बॉडी का पूछ सवाल लें। है तो पूछ ठीक है, लें। नहीं तो अगर डॉक्टर हर चीज में डॉक्टर नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल से पूछ लें जो हॉस्पिटल में चले जाएं। CSC सेंटर्स होते हैं आपके गांव में, शहर में, दिल्ली में, ऐसे आपका क्लिनिक्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे जो गवर्नमेंट है, आप वहां चले जाएं। 10 मिनट का काम है, आप पूछ लें, एक पर्चा Right. कटवाएं, अपना ओपिनियन ले लें। नहीं तो आप पहले पूरा रिसर्च करें, पढ़ें, ठीक है, तब जाके उस पर डिसीजन ले कि मुझे क्या करना चाहिए अगर एक्टिविटी की रही बात तो। राइट सर। अब सर हमने शुरुआत करी नेक से, फिर आए हम अपने कमर पे, अब आते हैं सर जो हमारा वजन उठा रहे हैं हमारे घुटने। बिल्कुल नी पेन इज ऑल्सो अ बिगर पेन, बिल्कुल। और यंग पेशेंट्स में मैं देख रहा हूँ नी पेन है। और सर एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे बैठे हुए और उठ रहे हैं क्लास में, चटक आवाज आ रही है घुटनों में से, मतलब बैठे हैं उठते ही आवाज सी आ रही है, तो ये उनको दर्द हो रहा है। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, कि क्या अब ये एक बड़ा सेक्टर है, कई सारे ट्रांसप्लांट के हम लोगों ने इसमें केसेस देख लिए हैं कि ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, कई सारे लोग जो हैं इससे पीड़ित हैं। सो आपका क्या मानना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल की जो क्रैप्टस साउंड होता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। दूसरी बात, नाइट्रोजन ब्लास्ट होता है, हम उंगलियां बजाते अच्छा, हैं, ये जो ठीक है, ये जो क्रैक की साउंड आती है, ये जो होती है नाइट्रोजन ब्लास्ट होता है हमारे ज्वाइंट इन्फ्यूजन्स के बीच में। ओके, फर्स्ट, इसकी वजह से वो क्रैप्टस साउंड आपको फील होगा। दूसरा चीज होगा कि बोनी पार्ट्स आपस में फ्रिक्शन करने लगेंगी, तब होगा। एंड इसके बाद तीसरा होता है मेनिस्कस या ऐसी कोई है जिससे कि थोड़ा सा 20% आपका घुटना स्टार्टिंग फेज में नहीं होता, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको क्रैप्टस साउंड होता है। एंड इसके बाद जो आपकी नी की प्रॉब्लम होती है, ये तो दिल्ली में मैंने देखा है, दिल्ली या मेट्रो सिटी में अर्ली 40s में ही पेशेंट्स हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इसके पेशेंट्स आने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां झड़ के गिरने लगती हैं, डिजेनरेशन चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप जो भी फूड इंटेक कर रहे हो उसमें उस लेवल का न्यूट्रिशन है ही नहीं। ये आपके फर्टिलाइजेशन इतना उसमें केमिकल्स मिला के भेजे जाते हैं जिससे कि वो न्यूट्रिशन आपको मिलता नहीं है। सुंदर दिखेगा, आप खरीद लाओगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर लोगे, जेप्टो, ब्लिंकिट, आप देखने तो नहीं जा रहे हो किस फार्मिंग से आ रहा है, नेचुरल फार्मिंग नहीं है, और वही आप इंटेक करते हो, जिसकी वजह से हमारी डिफिशियंसी होती है और उसमें घुटना इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड कम होता है, लुब्रिकेशन कम होगा, तब भी क्रैप्टस साउंड आएगा। एंड उसके लिए आपको सबसे पहले तो कैल्शियम, डेयरी प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। इसके बाद आपको B12, D3 पे, इन सब चीजों पे फोकस करने के बाद सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी लेना चाहिए, ठीक है। एंड ज्यादा जब आपको प्रॉब्लम होने लगे ऑस्टियोआर्थराइटिस उठने बैठने से, तो रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर अर्ली स्टेज में है तो आपको डॉक्टर से नहीं तो खुद भी फिजिकल एक्टिविटी जब करने लगेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके नी में नहीं आएगी। ये सारे प्रॉब्लम्स 60 के बाद अगर डेवलप होते हैं तब तो शायद बेटर है कि ठीक है 60 साल हो गए, अब धीरे धीरे 80 तक 90 तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि अब एज तो हमारी लिमिट 60 की ही हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ इज 60 एंड वो भी बहुत लाइफ स्टाइल की वजह से है और वर्क प्रोफाइल की वजह से है, लोग काम नहीं करना चाहते, इन सारी चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है। और यही सारी चीजें मिथ तोड़ेंगे और ये फिर इंडिया जाएगा, उस फेज में जाएगा जहां फिर सब छोड़ के फिजिकल एक्टिविटी, खाना, ऑर्गेनिक फूड, ये सारे लोग अपना आप छत पे ही गार्डनिंग, फार्मिंग कर रहे हैं, जो ये अब धीरे धीरे एक बड़े स्केल पे जाएगा कि नहीं। अब बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रही हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारा, आप लीजिए, और 3 जो चीजें बेसिक्स होनी चाहिए प्राइस में 80 रुपए किलो या 100 रुपए, वो 300 रुपए किलो, और लोगों के पास पैसा है तो खरीद रहे हैं कि मैं 60 रुपए वाली, 80 रुपए वाली प्रोडक्ट ना यूज करके मैं 300 वाला करूंगा कि मैं हेल्दी रहूंगा। करेक्ट, जो बेसिक नेसेसरी है शायद इसको 300 रुपए रहना चाहिए, जिसमें मिला हुआ है, बिल्कुल, और जिसमें नहीं मिला हुआ है उसको रहना चाहिए आपका 80 रुपए किलो। मतलब मैं पढ़ रहा था सर इसके बारे में कि ये ब्राउन राइस क्या होता है, आजकल बड़ा कॉमन हो गया ब्राउन राइस खाओ, तो ब्राउन राइस के ऊपर वो जो ब्रांड की लेयर है, अब मम्मी बता रही थी कि ये गांव में तो ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता है, ऐसे ही खाते थे, बल्कि उस समय इसको निकाल के खाया जाता था, तो बोलते थे कि ये जो खाते हैं गाय भैंसों को खिलाया जाता है। बिल्कुल, जो आज की मिलेट्स हैं आजकल अब इंडिया मना रहा है
है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, डेकेड बन रहा है इंटरनेशनल मिलेट्स का, बट अब समझ में आ रहा है शायद इन चीजों की वैल्यू, और जो कि शायद गाय भैंसों को या एकदम सस्ती में बिकती थी वो आज इतनी महंगी हो गई है। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है इंडिया में और ये लोगों को समझ में आएगा। जापान के लोग हेल्दी होते हैं, चाइना के लोग हेल्दी होते हैं, वाइल्ड करके फूड्स को खाते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे वो उबाल ही देते हैं सीधे, कुछ भी होगा, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी उबाल के खा रहे हैं और उसकी सारी न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं। हम पूरी फूड प्रोडक्ट चेन जो है इंडिया में, आप देखेंगे कोविड के बाद जैसे जैसे डिजीज बढ़ी है ना, वैसे वैसे फास्ट फूड इंडस्ट्री भी बढ़ा है। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इस टाइप की मैकडी में आप चले जाओ किसी भी मॉल में, आपको सीटिंग नहीं मिलेगा, आप फुल ऑक्यूपाइड रह रहा है। आप समझिए इतने लोग कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे अनहेल्दी डाइट, और इस पे वो सोच रहे हैं कि बहुत बेटर है। मैं कहीं पे सुन रहा था कि 1.5 करोड़ की आबादी है, पॉपुलेशन है, और वहां पे आपकी जनसंख्या 500 से ऊपर मैकडी के आउटलेट्स हैं, और वहां हर 10 में से 8 बंदा ओबेसिटी है, वो भी 100 kg के आसपास। बाप रे। और वो भी, और उनको कुछ नहीं मतलब है। वहां के मॉल्स में अभी तो हम लोग चल फिर करके चलते फिरते जाके शॉपिंग कर लेते हैं। वहां के मॉल में स्कूटीज रखी होती हैं, 3 व्हीलर्स, जिसपे लोग बैठ के शॉपिंग करते हैं अंदर मॉल्स के अंदर या शॉपिंग कम्प्लेक्स में। तो वहां की ये हालत आ गई है, और वो चीजें धीरे धीरे फिर जो जितना बुराई में जाता है, डाउनफॉल जाता है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आता है। तो इंडिया का भी वही होगा, जब एक डाउनफॉल जाएगा फिर उसको धीरे धीरे ऊपर आएगा। मेरे ख्याल से शायद सही कह रहा हूँ, बैक टू बेसिक्स वाला नारा फिर से लगने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा ये मॉडर्न वेस्ट पे, और जबकि सर मैं ये देख रहा हूँ वेस्ट जो है आज की डेट में, आप यूएसए, यूके, यूरोप, ये वापस से आयुर्वेद, ये वापस से हमारे होम्योपैथी, ये वो उन चीजों को वापस से अपना रहे हैं। बिल्कुल, वो बेसिक्स पे वापस आ रहे हैं, जबकि हम जो है अपने कल्चर को शायद भूल करके उनकी चीजों को अपना रहे हैं। बिल्कुल है। वहां पे जाइए, देखिए सिटीज क्लीन है, लोग फिजिकल एक्टिविटी में मॉर्निंग में, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आए थे, फ्रांस के और इंडिया में आए, एक दिन विदाउट रेस्ट, बिना जॉगिंग किए जॉगिंग कर रहे थे मुंबई की सड़कों। हाँ बिल्कुल, बिना जॉगिंग किए नहीं रह सकते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम तो मस्त एंजॉय करते हैं, सोते हैं 11 बजे तक। रियलिटी यही लाइफ स्टाइल है इंडियन की। वो बंदा जाएगा और वो मुंबई की सड़कों पे जॉगिंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल है, वो एक दिन भी ब्रेक नहीं करना चाहता उस चीज को, और वो दौड़ रहा है। वो दिखा नहीं रहा है या देख रहा है, अगर दिखाता तो पूरी सिक्योरिटी के साथ जाता, अकेले 2 गार्ड्स थे और दौड़ रहा है। तो वहां की डीएनए में वो चीजें घुस चुकी है कि मुझे एक्सरसाइजेस करने हैं, फिजिकल एक्टिव रहना है, एंड मोरल वैल्यूज हो गए हैं वहां पे, और हट्टे कट्टे और पावरफुल होने लगे हैं लोग, और माइंड भी डेवलप कर रहा है, इसीलिए वो ग्रोथ कर रहे हैं। सिटीज क्लीन है, फूड प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, पैकेट्स प्रोडक्ट्स कम खाते हैं, एंड उसके बाद नेचुरल एयर ब्रीथिंग, ये सारी चीजें वो है। इंडिया में आप दिल्ली में देखिए, मिनिमम आज का मैं अगर AQI देखूं तो 160 है। इतना बढ़िया मौसम, बारिश होने के बाद अगर 160 रह रहा है तो ये मॉडरेट में आ रहा है, मतलब सीवियर से हल्का सा कम है, येलो लाइन पे हम लोग हैं। और ये कहाँ जा रहा है? कंक्रीट, धूल, मिट्टी, डस्ट, PM 2.5, PM 10, ये सारी चीजें होती हैं। वो डस्ट हमारी नाकों से लंग्स तक जाती है, और ये आपको 2 दिन में नहीं पता चलेगा। जो हड्डियों की चीजें हैं, जैसे बताया 6 महीने, ये अगर जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये 5 साल बाद पता चलेगा, 8 साल बाद पता चलेगा, जब हम COPD की प्रॉब्लम लेके, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, थकावट, लेजीनेस, यहाँ दिल्ली के लोगों में ज्यादा है। अगर यही मैं बनारस में जाके रहता हूँ, या अपने गांव में जाके रहता हूँ, या पहाड़ों में जाके रहता हूँ, एक्टिव फील करता हूँ। अगर दिल्ली में मैं बैठा हूँ तो बॉडी से एनर्जी ऐसा फील होता है कि डाउन है, और मुझे लगता है शायद सब लोगों के अंदर चीज है, लेकिन वो किससे बताएं? आपके अंदर भी है, लेकिन ये लाइफ स्टाइल हो गया, मेरे में ये, मतलब आप में भी है। सही कह रहे हो, अब एक्सेप्ट कर चुके हैं हम, एक्सेप्ट कर चुके हैं उस चीज को कि मेरे में भी है, आप में भी है, तो मैं क्या ही बताऊं जब दोनों एक ही पिच पे खेल रहे हैं। सही बात है ना? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए देख रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी बिजनेसमैन हैं, या वही भी थोड़ा सा पैसा हो जा रहा है, वो सीधे अपना फार्म हाउस बनवा रहा है बाहर, हरियाणा में, आपका यूपी में, मेरठ से आगे, ठीक है, और मस्त वहां से फार्मिंग कर रहे हैं। वहां हफ्ते में छुट्टी हो रही है, 4 दिन 5 दिन बिता रहे हैं, और वहीं अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वहीं से ला रहे हैं और खा रहे हैं। बिल्कुल राइट। क्योंकि मेरे काफी पेशेंट हैं जिनकी हरियाणा में है, और डेली वहां से सुबह दूध आता है दिल्ली में,
और सब्जियां आती हैं सुबह सुबह वाह, उनके पिकअप्स पे। तो ऐसे भी लोग हैं जो ये चीजें कर रहे हैं, और ज्यादा दूर नहीं, ये जनकपुरी और विकासपुरी की कहानी बता रहा हूँ। और हम देखते हैं अच्छा ये सब लोग तो यही खा रहे हैं, नहीं, जो उस लेवल पे जा चुके हैं वो नहीं खा रहे हैं, वो वो समझ वहां से में आ मंगा चुका के है, बिल्कुल। मंगा के खा रहे हैं, या वहां खेत खरीद ले रहे हैं, किसी को लीज पे दे दिए, फार्मिंग कर रहा है, ले जाओ 50% 50% दो, मेरी हेल्थ तो सुधरेगी। तो और ये नहीं खा रहे हैं वो लोग, इसलिए वो अच्छे तरीके से लाइफ स्टाइल हो रहा है। और उनकी लाइफ स्टाइल हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। वो डेली अपने 6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि 6 बजे पेशेंट्स कॉल करके मुझे प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, मैं सोता रहता हूँ। तो ये भी है। राइट सर। सर मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो सकती है, बट अगेन इट इज वेरी रेलिवेंट जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये इट्स पूरी ऑर्थोपेडिक्स के रिलेटेड ही है। कि वो स्टडी में बताया कि जो आजकल ये हमारे यहाँ घर में आरओ लग गए हैं, है ना, ये आपने सिस्टम सब, मतलब ये पहले तो होता नहीं था, पहले आदमी हैंडपंप का पानी पी लेता था, डायरेक्ट नल का पानी पी लेता था, बट अब तो खैर बहुत ज्यादा यूरिया वूरिया डल जाता है या गंदा पानी है, तो अब हम आरओ लगाते हैं। तो स्टडी में लिखा कि आरओ में ये टीडीएस कंट्रोल करके डाल देते हैं कि भाई टोटल डिसॉल्व सॉल्ट जो रहेंगे आपके वो 80 से कम हम करके देंगे। तो एक स्टडी ये बता रही थी कि इसकी वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स में हड्डियों की प्रॉब्लम होने लगी है, बिकॉज वो जो बेसिक मिनरल्स जो आपको शायद पानी से मिलते थे वो मिलना ही बंद हो चुके हैं। तो यानी जो ये हम एक्वाफिना या ये जो भी कंपनीज, ये बिस्लरी, ये जो भी पानी दे रही हैं, ये दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। बिल्कुल, दिस इज नॉट ऑल्सो गुड। ये जो एक्वाफिना वेदिका, तो शायद मैंने उसका टीडीएस नहीं टेस्ट किया है, लेकिन अगर ऐसे रिसर्च देखूं तो ये जितने भी आपके मिनरल एडेड्स जो लिख के आते हैं, बिस्लेरी, एक्वाफिना, केनले, ये सारे बोतल, इसमें टीडीएस 0 होता है या 1 होता है। आप क्या पी अच्छा, आपने टेस्ट करा है सर? हाँ जी, ठीक है। तो इसमें टीडीएस 0, 1 या 10 के अंदर होता है। आप क्या पी रहे हो, कौन सा मिनरल ले रहे हो? प्यास बुझाना है, गला सुखाना है तो पी लो, लेकिन आप उससे सोचो कि मैं पानी पी रहा हूँ बोतल्स के, आरओ के, जो बिस्लेरीज के घरों में आते हैं। बिल्कुल छोड़ दीजिए, हड्डियों की तो प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। क्योंकि मैं ये जिससे पढ़ कि- रहा था, मेरे को हाँ, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल। आपसे पूछता नहीं हूँ। नहीं, बहुत सारे, शायद मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें पता चला था कि किसी कंट्री ने, शायद मैं श्योरिटी नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, कि किसी कंट्री ने आरओ को ही बैन कर रखा है। बाहर की कंट्रीज में सर आरओ बैन है, यूरोप में आरओ बैन है। हाँ बिल्कुल, आरओ बैन है। इंडिया नहीं भैया, हम तो पियेंगे आरओ का पानी। वहां की कंपनीज बेच रही हैं। वहां की कंपनीज बेच रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करके आपको टीडीएस 0 दे दिए, आप पी क्या रहे हो? मिनरल है नहीं, कुछ मिनरल्स एडेड नहीं हुआ, विटामिन डी, बहुत ऐसे लाखों मिनरल्स हैं जो वाटर से मिलते हैं, और वो चीजें हमको बॉडी में मिल ही नहीं रही है, क्योंकि हम टीडीएस में 20 करवा रहे हैं। नहीं भैया, थोड़ा सा पानी का एक आरओ का खारापन जरूरी है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं, अब इतना भी जरूरी नहीं कि 500 प्लस का टीडीएस पी लो, नहीं बिल्कुल। तो उससे एसिडिक रिफ्लक्स, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। लेकिन आप 10 दिन में तो एक बार खारा पानी मशीन का पी ही लो, बॉयल करके या कुछ ऐसे करके पी लो, कि जिससे कि मिनरल तो आपको मिलते रहे, आरओ पे ही डिपेंडेंसी बिल्कुल ना हो, कि एटलीस्ट 100-200 के बीच में तो आपका टीडीएस होना चाहिए। TDS क्योंकि होना चाहिए। WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, वो ले कि भारत के अंदर आप 350-400 भी टीडीएस पीते हैं, कोई इशू नहीं आता, लॉन्ग टर्म में भी कोई इश्यूज नहीं होते। बिल्कुल नहीं है। बट हम ये जो नहीं पी रहे हैं, इसकी वजह से बड़ी बीमारियां हैं। और ये आरओ वालों ने शायद ये मार्केटिंग कर रखी है, दिस इज देयर प्रोपेगेंडा, कि इतना हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, आरओ नहीं लगेगा। पहले तो चलता था आपका आरओ पे, जब तक मार्केट चला, उसके बाद चला एल्कलाइन वाटर पे। हाँ ये सर बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद चला कॉपर। मैं आरओ में कॉपर वायरिंग करके दूंगा, जिससे कि आपको कॉपर की चीजें, तो कुछ नहीं होगा। आपका टीडीएस ही 5 है, आपका टीडीएस ही 0 है, आप कॉपर में नहीं गोल्ड में दौड़ा दो। ठीक है, वही गिमिक है, मार्केटिंग गिमिक्स है कंपनियों के, जैसे फोन्स एंड एडटेक इंडस्ट्रीज करती है कि 50 मेगा 100 मेगापिक्सल कैमरा दे देती है, और पता चलता है 12 मेगापिक्सल का आपका कैमरा रेजोल्यूशन नहीं होता है, वो पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सो सर, इसी से मतलब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को भी लगा था, तो मैंने कहा आपसे पूछता हूँ। अब सर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं, जहाँ पे हम शायद अपने स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहेंगे। बड़े ही वो, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि आप आ रहे हो, तो मैंने उनसे बोला था कि ऐसे सर आ रहे हैं, तो उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस मुझे बोले कि सर से जरूर पूछना। कि सबसे पहले तो सर, स्टूडेंट्स में आपको सबसे कॉमन मैं पूछना चाहूंगा, पॉस्चर के अंदर क्या मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं? एक क्या बेसिक पॉस्चर मिस्टेक्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुक के जो सर नीचे करके लिखते हैं,
राइटिंग में लिखते हैं या फोन्स में पढ़ते हैं ये ऐसे या करके किताबों छुप करके जो हम पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसको अवॉइड करें। थोड़ा सा अपलिफ्ट करके रखें, कोई स्टैंड 1000-1200, क्योंकि मेरे पास 15-15 साल की भी बच्चियां आती हैं, बच्चे तो शायद कम ही आते हैं, बच्चियां ज्यादा आती हैं, गर्ल्स, उनको ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि झुकना उनका एकदम वो इवॉल्व हो चुका रहता है 3-4 साल में, तो उससे अवॉइड करें। 15-20 मिनट जो 20-20 वाला रूल वहां बताए हैं छोड़ दीजिए, ऐसे 15-15 वाला भी रूल है, 20-20 वाला ये आप मानो कि सब चीज में 20 अप्लाई करो। 20 मिनट्स आप झुके हो, गर्दन सीधी करो, उठो, एक घूंट पानी पियो, आके फिर बैठो, एकदम रिफ्रेश हो जाएगा आपका माइंड भी, एंड इसके बाद आपका पोस्चर भी बैलेंस हो जाएगी। नहीं तो पोस्चर इनबैलेंस एंड उसकी वजह से सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाना, मसल्स स्पाज्म, स्टीफनेस, हेडेक, माइग्रेन, इसकी वजह से सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप करेंगी, तो ये अवॉइड करना है। राइट सर। इसमें एक पॉइंट आता है कि बिकॉज कई बार ऐसा होता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टूडेंट्स को खुद से समझ में नहीं आता कि उनकी पोस्चर बिगड़ चुका है या कंधे झुक चुके हैं या आगे की तरफ वो बेंड हो चुके हैं। पेरेंट्स के लिए आप क्या बताएंगे, ऐसे कौन से साइंस हैं जो पेरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए कि अब शायद ये सही समय आ गया है कि हमें अपने बच्चों को प्रोफेशनल से कंसल्ट करवाना पड़ेगा? उससे पहले ही अगर आप घर में प्रिकॉशन कर लें तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि बच्चा अगर ज्यादा देर तक फॉरवर्ड बेंडिंग करके रखता है तो उसको बोले कि नहीं, सीधा बैठो, टेबल एंड चेयर पे उसको पढ़ने के लिए दे, टेबल की हाइट थोड़ी ज्यादा रखें कि जिससे वो सीधा रहे। अच्छा, टेबल की हाइट पे भी डिपेंड करता है? डिपेंड करता है, अगर टेबल यहाँ होगा तो मैं और नीचे झुक के करूंगा, टेबल थोड़ा होगा तो मैं यहाँ करके पढ़ूंगा तो मेरी गर्दन सीधी रहेगी, कुछ ना होगा तो पोस्चर मेरा थोड़ा सा सीधा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो आइडियल पोस्चर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। हाँ, स्टैंड पे अगर नहीं है तो स्टैंड लगा के आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सिंपली स्टैंड्स आते हैं आजकल, आप डॉक्टर्स के चेम्बर्स में देखते हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक ओपीडी में प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो एक हाँ बिल्कुल ऐसे करके स्टैंड्स आते हैं, राइटिंग स्टैंड्स आते हैं, वो ले लो, आप उस पे रख के मस्त ऐसे लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ऐसे कुछ परचेज करवा दें। बाकी उसके बाद गर्दन की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हल्की फुल्की सारे बच्चों में भी, क्योंकि आजकल बच्चे सीधे फोकस्ड है स्टडी में, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो चुकी है, पेरेंट्स भी उनको फोकस करा रहे हैं, पढ़ो पढ़ो, फिजिकल एक्टिविटी जितनी स्टडी जरूरी है उतना फिजिकल एक्टिविटी। अगर बच्चा वो 10 साल बाद जाके एडमिट होके अगर उसकी सर्जरी होने लगी तो उस बच्चे की पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, लाइफ ही नहीं बचेगी, वो लाइफ टाइम उस चीज से फेस करता रहेगा। तो जितना घंटा आपकी पढ़ाई जरूरी है, कम से कम एटलीस्ट 1 आवर तो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ को दीजिए। सो सर, आप कुछ ऐसी 2 या 3 एक्सरसाइज बताना चाहें जो बच्चे कर सकते हैं जिनसे उनकी पोस्चर मूवमेंट बेटर हो सकती है, जिससे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है? ठीक है, सिंपली गर्दन के लिए बताना है। हाँ जी, ओके। गर्दन ये पूरा जैसे आपने बोला कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अलग चीजें हैं। ओके। एंड सर्वाइकल में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, सिंपली 5 to 6 टाइम। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, स्ट्रेचिंग करना है। एंड तीसरा होता है प्रिकॉशन एक रखिए, जिससे कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना। ये 2 चीजें करेंगे सर्वाइकल पे, एक तो आपका रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, एंड उसके बाद आइसोमेट्रिक है। इतना करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लोअर बैक में आपकी SLR एक्सरसाइजेस, ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस, ये 2 ऐड कीजिए, और बाकी फॉरवर्ड बेंडिंग, चौकड़ी मार के बैठना अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अवॉइड करें, तो आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। राइट सर। सो सर, बिफोर वी कम टू आवर लास्ट सेगमेंट, इस सेगमेंट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज नाउ अ वाइडर पर्सपेक्टिव। अब हम थोड़ा सा भारत को लेके बात करना चाहेंगे कि एक नेशनल लेवल पे आपके हिसाब से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी का क्या रोल होने वाला है, इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 2047 में हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड देश बन जाएंगे, तो मेरे हिसाब से डेवलप्ड देश की परिभाषा में हेल्दी देश होना बड़ा जरूरी है। तो जैसा कि आपने बोला कि शायद एक स्टूडेंट कुछ बन जाए, कुछ अचीव कर ले, बट ऐसे स्टूडेंट का फायदा क्या है जो बीमारी में जूझ रहा है? सो ऐसी पॉपुलेशन का क्या फायदा जो बीमारी से जूझ रही है? आपको क्या लगता है सर, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी कितना बड़ा रोल परफॉर्म करने वाली आने वाले टाइम पे? सर बहुत बड़ा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, खेती की तरफ जाएंगे, तो जब इन सारी चीजों की तरफ जाएंगे तो इसके बीच का जो फेज आएगा, दैट्स द गोल्डन पीरियड, और इसमें फिजियोथेरेपी और डॉक्टर्स के रोल बहुत होंगे, जिससे कि उस स्टेज से उठा के उनको बेटर स्टेज में पहुंचाए। तो फिजियोथेरेपी का ये भी एक बहुत बड़ा रोल होगा कि फिजिकल एक्टिविटी को कैसे
इवॉल्व करना है और उस पेशेंट्स को कैसे बताना है या पर्सन्स को कैसे बताना है, तब लोग पेशेंट्स नहीं रह जाएंगे। अगर मास में लोग हैं तो वो पेशेंट्स नहीं है, अब वो पर्सन हो गया, बिकॉज आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप भी वही कर रहे हो जो पॉपुलेशन कर रही सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एक विचारधारा ऐसी आनी चाहिए, एक ऐसी वेव आनी चाहिए जिसमें ये नॉर्मलाइज हो जाएगी। है। हाँ, मतलब ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है कि यार जाना है सुबह भागने, सब यही काम करेंगे तो सब यही काम करेंगे। यूरोपियन कंट्री में करते हैं, अमेरिकन्स करते हैं। अमेरिका के लोग तो थोड़े आलसी होते हैं, लेकिन और ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियंस में बहुत एक्टिव होते हैं और वो करते हैं ये सारी चीजें, फिजिकल एक्टिविटी। इसीलिए वहां पे डॉक्टर्स, आप वहां के हॉस्पिटल्स में जाओगे आपको मतलब क्लियर मिलेगा, खाली मिलेगा। आप चले जाइए इंडिया के हॉस्पिटल्स में, किसी को लाइनें लगी हुई हैं सर। क्यों लगी हुई है? प्रॉब्लम्स, डाइट, खान पान, मतलब ये सारी इतनी इवॉल्व हो चुकी है ना कि पेशेंट्स बन चुके हैं। हर 2 में से 1 बंदा पेशेंट है आज के टाइम में। आप भी होगे, मैं भी हूं। यहाँ बैठ के बात करने से, भले प्रोफेशन मेरा है लेकिन मैं भी हूं उस चीज में। तो ये चीजें इवॉल्व करनी पड़ेगी डे टू डे लाइफ में, और वो सारी चीजें अपने डेली लाइफ रूटीन में एक्टिव रखेंगे तो धीरे धीरे लाइफ स्टाइल सुधर जाएगी। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि शायद हम सरकार को कंप्लेंट करते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं, सरकार को कंप्लेन करने से सर नहीं होगा, चेंज नहीं नहीं होगा। ऑनलाइन, तब जाके चीजें ये बदलेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना मेंटलिटी चेंज करिए, देन चेंज योर लाइफ स्टाइल, देन गो फॉर वर्क, सिंपल। तब जाके गवर्नमेंट भी बदलेगा। सिविक सेंस भी नहीं, सिविक सेंस बदलिए तब जाके बदलेगा। आप हर जगह कूड़ा नाला पानी यही करोगे तो आप वहीं का हवा खुद लोगे, जिससे कि आप बीमार पड़ोगे और लोग भी बीमार पड़ेंगे। और आप सोचते हो अरे मेरा क्या ही कूड़ा फर्क है, पड़ता है। क्या ही फर्क, दूसरे के घर पे कूड़ा फेंक देने से मेरे नहीं, फिर कल के दिन वो आपके घर पे फेंकेगा, परसों उसके। तो दिस इज द चेन लूप, इसमें फंस जाएंगे, पूरे इंडियंस फंसेंगे। बिकॉज इसीलिए तो नाइजीरिया वाइजीरिया इसलिए है, क्यों वो प्रॉब्लम्स वहां पे इसलिए है, वो आगे क्यों नहीं बढ़े, क्यों अगर बिना किसी काम के मैं मदद करने आ जाऊं और आपकी नीड पे मैंने आपकी मदद कर दी, बस वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट। आपको जहां नीड है, खाना नहीं मिल रहा है, मैं खाना दे रहा हूं, पानी नहीं मिल रहा है, मैं पानी दे रहा हूं, यहाँ फंसे हो, मैं छोड़ दे रहा हूं। अगर तो उसकी आप एकदम बेसिक्स नीड बन गए, फिर मैं कहूंगा कि अब मेरा ये काम करो। तो फिर ही वो एरिया आएगा कि मैं खाना जो आपको अगर एक हेल्दी डाइट दे रहा था, मैं एक ब्रेड पे काम करवाऊंगा और आप करोगे। पूरी नाइजीरिया मतलब उस टाइप के सही बात है बिल्कुल। कंट्री, इसीलिए है इतने एनजीओस काम करते हैं वहां पे। मेडिसिन चाहिए, मैं दे रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मिनरल्स वहां पे है, माइनिंग वहां पे सबसे है। ज्यादा वहां पे। ठीक है, तो सारी कंट्री फ्री में कौन देता है आज के टाइम में? वही इंडिया का हाल है। फ्री में कौन देता है? गवर्नमेंट दे रही है वोट बैंक के लिए, सब दे रहे हैं वोट बैंक के लिए कि हाँ 10,000 आ गया, 5,000 आ गया, फ्री का 80,000 लोग, 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है रोज, वही है। NFSA में बिल्कुल हाँ सही बात। ठीक है, 10 दो, पैरालाइज कर रहे हैं लोगों को कि कुछ मत करो। मैं हूं ना, आवास दे रहे हैं, घर योजना, क्यों कमा नहीं सकते? हेल्दी है बंदा, खड़ा है, कमाए खाए। गरीब को आप गरीब बनाने की और कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। है ना, उसको निकालिए। स्किल इंडिया चलिए, बहुत ही अच्छा स्कीम था, लेकिन उसमें भी लोग उतने इवॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि आप प्रमोट नहीं कर पाए। प्रमोट करिए स्किल इंडिया, कुछ नहीं आता है, आप कुछ सिखा दो कि हाँ एसी की सर्विस कैसे होती है। नहीं कुछ हो रहा है तो WHO की कोर्सेज हैं, CMSED, कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर कुछ करके है, जिसमें कि 250 मेडिसिन लिखने के लिए वो जो CMSED का 2 साल का कोर्स है, पेटेंट हो जाएगा। अच्छा, तो आप 250 मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो गाँव में, रूरल एरिया में बैठ। तो बहुत अच्छी बात है। एक आपको बेसिक्स बैठ जाएगा कि मेरी ये स्किल हो गई। बिल्कुल, प्राइमरी हेल्थ केयर में प्राइमरी कितने हेल्थ केयर, उसका नाम ही है प्राइमरी हेल्थ केयर, WHO ने स्टार्ट किया कोविड के बाद, शायद CMSED करके, कम्युनिटी मेडिसिन एंड इसेंशियल ड्रग्स करके है। तो आप उसमें बहुत सारे, यहाँ तक कि आप फीवर से लेके आपको 5-7 एंटीबायोटिक जो बेसिकली हर डिजीज में आप चलता है, प्रिस्क्राइब कर सकते हो। प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक कि शायद NS की बोतलें चढ़ा सकते हैं, सारी चीजें, अरे वाह। शुगर उगर की मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। 2-2.5 साल का कोर्स है। ये भी करके अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो वहां बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्किल्स आप डालिए और लोग उसमें जाएं। ये नहीं पैरालिसिस करके आप नहीं आएंगे। फिर कल के दिन मुझे, आज मैं जाता हूँ रेड लाइट पे खड़ा होता हूँ, तो जहां मुझे 2 भिखारी दिखते थे, आज वहां 10 भिखारी दिख रहे हैं। तो वो पैरालिसिस ही होते जा रहे हैं और उनके DNA में वो चीजें इवॉल्व हो गया। गांव में गरीब है, उसको भैया हम आवास दे दिए, हम शौचालय दे दिए, हमने खाना दे दिया और हमने छत दे दी, सब कुछ बेसिक्स नीड पूरा कर दिए। उसको चाहिए क्या?
सही बात है। तो आपने उसको वो मेहनत करने से रोक दिया, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि और बैठे रहो। ऐसी, हाँ, और ऐसी पूरी पॉपुलेशन है सर, पूरी बात। एक पॉपुलेशन है। आइए गांव में दिखाता हूँ। चलिए आप किसी भी थोड़े से मध्य प्रदेश के एरिया में, बुंदेलखंड के एरिया में पहुंचिए, देखिए कितना लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। आप पहुंचिए गांव में, यूपी थोड़ी सी डेवलप है, दिल्ली आप देखते हो, क्योंकि दिल्ली देखते हो, यूपी देखते हो, पहुंचिए आप मध्य प्रदेश, पहुंचिए आप राजस्थान के ऐसे एरिया में जहाँ पे अभी लाइट तक, या लाइट छोड़ दीजिए, लाइट तो पहुंची है, सोलर इवॉल्व Solar। हुआ है तो ठीक है, वो एजुकेशन नहीं पहुंचा है। और जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे, वो सीधे होमोसेपियन ही है कि उसको अब सिखाना है जीरो से। तो आपको सिविक सेंस ये सब भी सिखाना पड़ेगा। एकदम कट ऑफ है सोसाइटी से, तो उसको सोसाइटी में लाने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तभी जाके वो हेल्थ सेक्टर या आपकी किसी स्कीम से भी जुड़ पाएगा, नहीं तो ऐसे बिल्कुल कोई नहीं जुड़ सकता था। राइट सर। सर, सो बिफोर वी आस्क यू द फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे इसके बाद पूछूंगा, उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। आप मुझे एक चीज बताओ सर, इफ यू वर अ हेल्थ मिनिस्टर, अभी आपको मान लो मैं एक हेल्थ नहीं मिनिस्टर सर, बनाऊं। अभी इतना ऊपर मत अरे जाइए। सर, मान लो तो आप चलिए मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री का पार्ट होते हैं, सो आप एक ऐसी हैबिट क्या भारतीयों में चेंज करवाना चाहते हैं? देखिए, जो भी सिस्टम्स हैं बहुत बेटर है, ठीक है, बस उसको ऑपरेशंस में बहुत सारी कमियां हैं, इम्प्लीमेंटेशंस एंड उसके ऑपरेशंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज को सुधारिए, जब वो सुधर जाए, तब उसके बाद आप चीजों को, नए चीजों को डालेंगे। ऐसे नहीं कि आप स्टार्टिंग से कोई एक नया स्कीम लेके आ गए, उसको जो भी चीजें हैं पहले उसको बेस्ट करो। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर से लोग मोहल्ला लेवल पे या गांव लेवल पे क्लिनिक्स नहीं है, छोटे डॉक्टर्स नहीं है, इम्प्लांट कीजिए वहां पे, उस चीज को वहां पे डालिए। देन उसके बाद अगर आप सिटीज में हो तो बेटर इंफ्रा दीजिए। फॉरेन की कंट्री में मेडिकल एक्सपेंसेस जीरो होते हैं क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन वहां की मेडिकल बहुत अच्छी होती है। इंडिया में चीप है, बेहतर है, लेकिन पेशेंट्स भी उसी लेवल पे फ्लो है, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या में आप इतने हेल्थ केयर प्रोफेशंस को नहीं लेके रख सकते। इसीलिए तो WHO निकाला CMSED की गांव-गांव में एक वो चीज है। तो CMSED को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए गवर्नमेंट्स में, उसको डालिए, ऐसे छोटे छोटे हेल्थ केयर्स में डालिए, जिससे कि वो चीजें प्रमोट हो सके। और जो भी चीजें चल रही है, सबसे पहले तो उसको वाइप आउट, जितना भी करप्शन चीजें हैं उसको वाइप आउट कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद उसको सुधारने के बाद आप चीजें करेंगे तो हेल्थ सेक्टर फ्री है। जन औषधि में जाइए, जो दवाइयां आपकी 400 की मिलती हैं, जन औषधि में 16 रुपए की मिल जाएंगी। तो डिपेंड्स है, दवाइयां है उस पे कंपनी का नाम नहीं लिखा होगा, बिल्कुल जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक, उसमें साल्ट्स के नेम लिखे होंगे, साल्ट नेम पढ़ लीजिए, एक्लोफिनिक है, पैरासीटामॉल है, सेराटियोपेप्टिजाइड है, ठीक है, लिवोसिट्रिजिन है, वो सीधे साल्ट नेम, देन यू कैन बाय इट। राइट सर। सो सर फाइनली अब बिफोर हम एंड करते हैं, अब आज की ऑडियंस की पूरी कॉन्वर्सेशन उन्होंने सुनी होगी, अभी देखेंगे वो। सो इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंत में एक क्या मैसेज आप देना चाहोगे हमारे यूथ को, हमारे भारत को, हमारे इंडिया के लोगों को, हमारे व्यूअर्स को? क्या एक ऐसा चैलेंज देना चाहोगे आप उनको कि वो फॉलो करें, एक मैसेज जो वो फॉलो करें और जिनसे उनकी लाइफ बेटर हो, जिनसे उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आए? सर, इतना तो बड़ा नहीं हूं कि मैं पूरे यूथ और पूरे इंडिया को मतलब सजेशंस दे सकूं, क्योंकि खुद ही मैं अभी यंग एज में हूं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो अभी बहुत लाइफ है और समझने की कोशिश। बस अगर फील्ड में देखें, जितने मेरे पेशेंट केसेज स्टडी हैं, इस पे सिंपली देखें एक बात, तो एक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हम होमोसेपियंस थे तो दौड़ना, भागना, खाना, शिकार करना, हंटिंग एंड सर्चिंग ऑफ फूड्स, ये सारी चीजें जब हम करते थे तो हम एक्टिव रहते थे, और जब एक्टिव रहते थे तो उनके डीएनए में जनरेशन वाइज जनरेशन चेंजेज आया, और आज भी हमारी वही डीएनए हैं, और हमने क्या किया है, उस डीएनए को छोड़ के बैठ के खा रहे हैं, ठीक है। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हम उसके बाद बैठ के खा रहे हैं, उसके पहले भूखमरी थी, बहुत ऐसी चीजें आई थी, प्लेग आ गया, ऐसा हुआ कि खाना का खाना खत्म, लोग खाने बिना, अब आपको डस्टबिन में उतना खाना मिल जाएगा जितना लोगों को पहले मिलता नहीं था, करेक्ट, ठीक है। तो एक्टिविटी बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, एंड एक्टिविटी में मतलब फिजिकल एक्टिविटी, चलिए, भागिए, दौड़िए,
ये सारी एक्टिविटी चाहिए। जिम जाने वाली एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कर पाओ तो बेटर, ना कर पाओ तो बेटर, घर पे ही इतनी एक्टिविटी। और हाँ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल मस्कुलर एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, एक्सरसाइजेस, कुछ नहीं है, योगा, जुम्बा, आजकल मॉडर्न चीजें हैं, बिल्कुल तो इन सब को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इनको एक्सप्लोर करके ये चीजें हैं, क्योंकि हमारी डीएनए ही वहां से आई है जहां से हमने शिकार करना सीखा, राइट जहां से हमने मारना सीखा, खाना सीखा, और वही चीजें हम छोड़ दिए। क्या? तो वेटर खाना लाओ, घर में है तो किसी को बोल दिया खाना लाओ, तो टेबल पे जब खाना आ जाएगा तो लोग एक्टिविटी भूल जाएंगे। तो एक्टिविटी बहुत जरूरी है, खाना तो आ ही जाएगा। राइट अब उसको तो नहीं कहूंगा कि आप जाइए खेतों में करिए और लाके खाइए, बिल्कुल। उसका अल्टरनेटिव है कि आप अपना काम करिए और खाइए। थैंक यू सो मच सर, एंड इंडीड इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। अब बहुत सारी चीजें Thank you. मुझे भी आपसे सीखने को मिली, शायद हमारे दर्शकों को भी मिलेंगी। एंड सर का जो बेसिक मैसेज मेरे ख्याल से पूरे पॉडकास्ट के दौरान यही है कि यार आप वर्कआउट करिए, अपनी फिजिकल फिटनेस को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दीजिए। हो सकता है जो आपके ड्रीम्स हैं उस ड्रीम का एक हिस्सा फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए। वो ड्रीम शायद तभी पूरी आप अच्छे से एंजॉय कर पाएं अगर आप फिजिकली फिट होंगे। एंड भारतीय जितने भी हैं, जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं, प्लीज गो एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद दिस फिजिकल फिटनेस। थोड़ा सा फिजियोथेरेपी को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो पहले से ही उसको समझ के चलें, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो दिखा लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बीमारी बन जाए तब जाकर आप वहां पहुंचे। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल, thank you. होस्ट यू वंस अगेन एंड विल हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच।